हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने लॉरेंज फोर्स के बारे में पढ़ा था। और लॉरेंज फोर्स क्या होती है? लॉरेंज फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड के कारण लगती है। ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा हो और मैग्नेटिक फील्ड भी लगा हो, और उन दोनों के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस फोर्स को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है। और लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया था Q इज इक्वल टू ई क्यू ई प्लस वी क्रॉस पी। ठीक है, ये हमारे पास लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन आया था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ही निकाल दिया था। अब इसके डिफरेंट केसेस हम डिस्कस करते हैं। केस नंबर फर्स्ट, अगर जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इफ v is parallel to E and B, जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के पैरेलल। तो यहां पे देखो लॉरेंज फोर्स कितना हो जाएगा? देन F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी बी साइन थीटा। ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा, अंदर क्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे देखो अगर ये दोनों पैरेलल हैं, V एंड B आर पैरेलल, देन ये वाला फैक्टर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू जीरो और साइन थीटा साइन जीरो कितना होता है? जीरो। यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगेगा? QE। तो टोटल लॉरेंज फोर्स हमारे पास कितना आ जाएगा? QE। सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? A इज इक्वल टू F बाई एम QE बाई एम। इस एक्सेलरेशन के साथ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा और ये फोर्स किधर लगेगी? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ये फोर्स एक्ट करेगी। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के पैरेलल है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा जिसके कारण चार्ज पार्टिकल का एक एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, केस सेकंड इसका डिस्कस करते हैं। सेकंड केस इसका डिस्कस करो। तो सेकंड केस देखो इसका। सेकंड केस में केस सेकंड केस पे आयो। अब देखो यहां पे व्हेन V परपेंडिकुलर टू E, V परपेंडिकुलर टू B एंड E परपेंडिकुलर टू B। V E के भी परपेंडिकुलर हो, B के भी परपेंडिकुलर हो, और E और B दोनों फील्ड आपस में भी क्या हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो उस केस में देखिए, तो यहां पे हम डायग्राम बनाते हैं। मान लो हमारे पास ये दो प्लेट है, ये दो प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन। अब ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, और ये इक्वी डिस्टेंट क्रॉसेस जो है ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक तो यूनिफॉर्म है और दूसरा इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां से हमने चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर करवा दिया, ये v वेलोसिटी के साथ।
ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल्स के अंदर भी वेलोसिटी के साथ एंटर करवा दिया। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या कंडीशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो हमारे पास है ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल इसमें ऐसे जा रहा है इस तरह से, तो तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो यहां पे देखो इस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। दिस इज एफ ई और क्यू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो एफ ई कितना हो जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई, और किधर लगेगा, डाउनवर्ड। ठीक है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा उसको हम किससे निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो मैं लेफ्ट हैंड यूज करता हूं, तो लेफ्ट हैंड में देखो ये फर्स्ट फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, सेंट्रल फिंगर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में, तो ये इरेक्टेड थंब हमें किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो लगाओ यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड वाली उंगली अंदर की तरफ, ये वेलोसिटी की तरह चार्ज पार्टिकल की इधर है, तो फोर्स किधर लगेगी, ऊपर की तरफ। फोर्स किधर लगेगी, इसके ऊपर, ऊपर की तरफ। तो यहाँ चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगी किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, एफ बी को किधर लगेगी, क्यू वी बी। साइन तो 90 हो जाएगा, तो ये लगेगी। अब देखो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर v वेलोसिटी से एंटर करवाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको ऊपर की तरफ खींचा, एफ बी कितना हो गया, क्यू वी बी, और ये अपवर्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको नीचे की तरफ खींचा, मैग्नेटिक फील्ड ने इसको ऊपर की तरफ खींचा। अगर इस कंडीशन में इफ एफ ई इज इक्वल टू एफ बी, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या हो, इक्वल, देन नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल और अपोजिट हो गए, तो टोटल लोरेंज फोर्स एफ ई प्लस एफ बी होता है, और ये इक्वल और अपोजिट है, मान लो इसके, तो ये दोनों कैंसिल, एफ क्या हो जाएगा, नेट एफ इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और जितना ऊपर की तरफ लग रही है मैग्नेटिक फोर्स उतना इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स कितना, 0। तो यहाँ पे देखो इसमें कंडीशन हमारे साथ निकल के आएगी, तो एफ ई कितना था, क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, वी कितना आ गया, ई अपॉन बी, ई अपॉन बी। और ये होती है कंडीशन फॉर वेलोसिटी सिलेक्टर। दिस इज द कंडीशन ऑफ, दिस इज द कंडीशन ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर। ये किसके लिए कंडीशन होती है, वेलोसिटी सेलेक्टर की। मतलब कि ये चार्ज पार्टिकल कैसे जाएगा, बिल्कुल सीधा, ये चार्ज पार्टिकल ये इस तरह से सीधा जाएगा, और ये यहाँ मान लो हमारे पास कोई कलेक्टर है, तो यहाँ पे कलेक्ट होता जाएगा, यहाँ इसको हिट करेगा ये चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अगर मान लो Q हम ये कहें कि एफ ई ग्रेटर देन एफ ई, एफ बी, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे मुड़ जाएगा। अगर दूसरी कंडीशन क्या है, एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ई, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा है, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और चार्ज पार्टिकल ये इस तरह से ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ इस वेलोसिटी का, अगर ये पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल है, तो यही चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधा जाएगा, अदरवाइज कुछ चार्ज पार्टिकल इधर मुड़ जाएंगे, कुछ चार्ज पार्टिकल इधर मुड़ जाएंगे। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर। इसको वेलोसिटी फिल्टर भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी फिल्टर। क्योंकि यहां मान लो हमारे पास कोई सोर्स है, किसका, अल्फा पार्टिकल का, रेडियो एक्टिविटी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे
न्यूमेरियस अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं और उनकी एक रेंज ऑफ स्पीड होती है। क्या होती है? रेंज ऑफ स्पीड। तो उसमें एक पर्टिकुलर स्पीड के ही चार्ज पार्टिकल इस टारगेट को हिट कर पाएंगे, सीधा निकल पाएंगे, और जिनकी स्पीड ई और बी के रेशियो से अलग होगी वो ऊपर मुड़ जाएंगे या नीचे मुड़ जाएंगे। तो दिस हेल्प अस टू सिलेक्ट ए बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ डिजायर वेलोसिटी। तो यहां से हम एक बीम को सिलेक्ट कर सकते हैं चार्ज पार्टिकल की बाय सिलेक्टिंग द ई वैल्यू ऑफ ई एंड बी, और दिस इज द कंडीशन ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल चाहिए, तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो वही पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल सीधे जा पाएंगे, कुछ चार्ज पार्टिकल ऊपर मुड़ जाएंगे, कुछ नीचे मुड़ जाएंगे, और दिस इज द कंडीशन फॉर वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है, तो ये दो लॉरेंज फोर्स की कंडीशन थी जो हमने इसके अंदर पढ़ी। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसको बड़े ध्यान से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, ठीक है। अब साइक्लोट्रॉन देखो क्या होता है। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होती है, एक मशीन होती है जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के लिए यूज करते हैं। क्या होता है साइक्लोट्रॉन? इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस which is used to accelerate the positively charged particle। कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उसको एक्सेलरेट करवाने के लिए हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। ठीक है, अब साइक्लोट्रॉन किसने डिजाइन किया था? तो साइक्लोट्रॉन को डिजाइन दो साइंटिस्ट ने मिलकर किया था। एक का नाम था लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन, दूसरे का नाम था लिविंगस्टोन। लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मशीन को, इस डिवाइस को डिजाइन किया था। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिंसिपल कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो प्रिंसिपल बहुत ही आसान है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। कैसे पाथ में मूव करता है? सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो उसका पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है। चार्ज पार्टिकल क्या करता है? एक्सेलरेट। यहां पे देखिए द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, या फिर हम कहें द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल कैन बी increase to very high value by using oscillating electric field and perpendicular magnetic field। किसी भी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके और एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर। ये साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल होता है। अब कैसे हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को, उस चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि साइक्लोट्रॉन किस तरह का होता है, उसका डायग्राम, इसकी कंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं डायग्राम। तो यहाँ पे देखो
डायग्राम देखो, डायग्राम बहुत ही सिंपल है। डायग्राम यहाँ पे, तो यहाँ पे दो होलो मेटालिक डी होती है, होलो मेटल्स की डी होती है। डी से इस तरह से ये अंदर से खाली होती है इस तरह से, प्लेस पैरेलल टू विद द डायमेट्रिकल एजेस। इन के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, ये मेटल की डी होती है और अंदर से खाली होती है, ये भी मेटल की डी होती है और ये भी अंदर से खाली होती है। इसको D1 नाम दे देते हैं, इसको D2 नाम दे देते हैं। यहाँ पे एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा देते हैं, HFO, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इसको बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, ये 10⁴ वोल्ट अप्लाई करता है विद फ्रीक्वेंसी 10⁷ हर्ट्ज। मतलब ये जो HFO होता है क्या करता है कि लगातार इन डीज की पोलरिटी को चेंज करता है। मतलब एक सेकंड में 10⁷ टाइम्स इसकी पोलरिटी क्या होती है, चेंज। एक बार ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और एक सेकंड में ये कितनी बार पोलरिटी चेंज होती है, 10⁷ टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड गैप में प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गैप में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किस तरह से, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी ऑसिलेटिंग होगा, क्योंकि लगातार अभी मान लो ये स्टार्टिंग में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, ये इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसके बाद ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगातार डायरेक्शन क्या होती है, चेंज, और वो बहुत रैपिडली चेंज होती है। ठीक है, यहां पे एक नॉर्थ पोल और यहां पे साउथ पोल, यहां बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड जो इस दोनों डी के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। दो होलो मेटल की डी होती है और डी के क्रॉस एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 10⁷ हर्ट्ज के आसपास होती है, और कितना वोल्टेज अप्लाई करता है, 10⁴ वोल्ट। एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, स्ट्रॉन्ग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रॉन्ग पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब इसकी वर्किंग देखो, वर्किंग कैसे काम करता है। वर्किंग सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्किंग इसकी। जिस भी चार्ज पार्टिकल को हमें एक्सेलरेट करवाना, ये मान लो कोई चार्ज पार्टिकल, उसको गैप में प्रोड्यूस किया जाता है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसको हमने एक्सेलरेट करवाना है। ठीक है, इसको गैप के अंदर प्रोड्यूस कर दिया, तो गैप के अंदर प्रोड्यूस किया, तो यहां पे देखो, मान लो इनिशियली D1 कैसी है, नेगेटिव, D2 नेगेटिव है, D1 कैसी है, पॉजिटिव। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स किधर लगेगी, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी D2 की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे यहां पे आएगी इस तरह से। कितनी फोर्स लगेगी, तो Fe इज इक्वल टू कितना, Q इंटू E, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होगा, तो A कितना, Fe/m, तो QE/m। तो ये यहां से चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा यहां तक, लेकिन जैसे ही इस D के अंदर जाएगा तो D अंदर से खाली है और किसकी है, मेटल की है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए मेटल क्या होता है, जीरो। तो यहां जैसे इसके अंदर एंटर कर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट खत्म, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, हमने पढ़ा है फर्स्ट यूनिट के अंदर, इज ऑलवेज जीरो। कितना होता है, जीरो। तो जैसे इसके अंदर एंटर करेगा ई की वैल्यू कितनी, जीरो। ई की वैल्यू कहां अप्लाई होगी, ई की वैल्यू यहां इस गैप के अंदर रहेगी, इस गैप के अंदर ई रहेगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का काम खत्म हो जाता है। अब किसका काम स्टार्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें चार्ज पार्टिकल हमने एंटर करवा दिए, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, और फोर्स लगेगी तो किस पे, सर्कुलर पाथ में घूमेगा। ये वेलोसिटी को चेंज करता है लेकिन स्पीड में कोई चेंज लेके नहीं आता, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है। ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, ये चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाएगा विदाउट एनी चेंज इन स्पीड। तो यहां से चार्ज पार्टिकल इस तरह से ये ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा और यहां वापिस यहां पहुंच जाता है। लेकिन जैसे यहां पे पहुंचता है, वापिस गैप में एंटर करता है, उसी टाइम हमने सेट ऐसे कर रखा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे सेट कर रखा है कि जैसे ही गैप में यहां आए तो तुरंत ये पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो जाए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, उल्टा। ये सारा किसका कमाल होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का। जैसे यहां पहुंचेगा तो इसकी पोलरिटी चेंज, और पोलरिटी जैसे चेंज होगी तो यहां फिर चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी, वो फोर्स इसको किधर एक्सेलरेट करेगी, इधर एक्सेलरेट करेगी, ये इस तरह से एक्सेलरेट होता है। और यहां एक्सेलरेट होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो वेलोसिटी इंक्रीज तो हमें पता है, देखो जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है, मैग्नेटिक फोर्स से। हमें पता है कंडीशन क्या, QVB इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, और एक v से v कैंसिल आउट, r कितना आ गया, mv डिवाइडेड बाई qb। अब देखो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, पहले भी पढ़ा है हमने, जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे रेडियस बढ़ेगी। तो जैसे ये इसके अंदर एंटर किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन का मतलब इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो वेलोसिटी बढ़ी, यहां तक वेलोसिटी बढ़ी, तो यहां तक वेलोसिटी बढ़ेगी, और जैसे ये इसके अंदर एंटर करेगा, D1 के अंदर एंटर करेगा, तो इसका रेडियस भी बढ़ेगा, क्योंकि ये यहां वेलोसिटी कम थी, यहां वेलोसिटी ज्यादा, तो ये ग्रेटर रेडियस के साथ फिर सेमी सर्कुलर पाथ में घूमता है, इसमें घूमता है सेमी सर्कुलर पाथ। ये ऐसे यहां पे एंटर कर जाएगा, जैसे इससे बाहर निकलेगा इस गैप से, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का काम खत्म, और कौन काम करना स्टार्ट कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, किसमें घुमाएगा, सर्कुलर पाथ में। तो ये यहां से एक सर्कल में घूमना स्टार्ट कर देगा, जैसे 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 घूम करके यहां पहुंचता है, फिर HF अपना काम कर देता है, इस D को पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। यहां ये पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव, फिर दोबारा से पोलरिटी चेंज कर देगा, ये पोलरिटी चेंज करेगा तो ये फिर दोबारा से एक्सेलरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम करना स्टार्ट कर देगा यहाँ, ठीक है। तो ये एक्सेलरेट होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ये जैसे इससे बाहर आएगा तो ग्रेटर रेडियस का सेमी सर्कुलर पाथ ट्रैवल करेगा इस तरह से, और इस तरह से लगातार इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज। तो यहां पे देखो कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू क्रॉस सेमी सर्कुलर पाथ। यहां पे देखो कितना टाइम लगेगा, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। टाइम, तो टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t, ये
कितनी, मान लो ये इसकी रेडियस r थी, तो पाई r अपॉन v 2 पाई r होता है कंप्लीट का, हमने हाफ सेमी सर्कुलर पार्ट ट्रेवल किया कितना, पाई r v वेलोसिटी से, तो t कितना आ जाएगा पाई r, और v कितना हमारा v, यहां से देखो यहां से हम निकाल सकते हैं v कितना आ जाएगा, v को हम निकालें, v इज इक्वल टू मैं ऐसे v निकाल लेता हूं क्यू बी आर बाई एम, क्यू बी आर बाई एम, आर से आर कैंसिल आउट, कितना आ गया पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब यहां पे एक कैलकुलेशन में दिखती है पाई एम अपॉन क्यू बी, क्या कैलकुलेशन दिखती है कि जो टाइम पीरियड है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टी, मतलब इसका रेडियस इतना हो, चाहे इसका रेडियस इतना हो, चाहे रेडियस इतना हो, और चाहे रेडियस इतना हो, ये उसी टाइम गैप के अंदर पहुंचेगा जब क्वालिटी चेंज होगी एग्जैक्टली। ठीक है, टाइम पीरियड चाहे कितना सॉरी रेडियस कितना भी बड़ा हो जाए हमारे पाथ का, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा वेलोसिटी बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगा, तो रेडियस बढ़ेगा तो उसी टाइम गैप के अंदर पहुंचता है जब क्वालिटी चेंज होती है। मान लो यहां स्टार्टिंग में कितने टाइम में पहुंचा था 10⁻⁻⁶ सेकंड, तो ये छोटी रेडियस का पाथ इस टाइम में ट्रेवल किया, तो बड़ी रेडियस का पाथ भी इतने टाइम में, और उससे बड़ी रेडियस का पाथ भी इतने टाइम में, उससे बड़ी रेडियस का पाथ भी इतने टाइम में, तो टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट। ठीक है, इससे हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो हाफ सर्कल का एक कंप्लीट सर्कल पूरा करने में टाइम लगता है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 इंटू टी कर दे भाई, सेमी सर्कल करने में इतना लगा, तो पूरा सर्कल करने में इसका 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। और ऐसे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी म्यू जो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू रखेंगे तो QB डिवाइडेड बाई 2 पाई m, इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस का मतलब कि हमने इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ही सेट करनी, हम कैलकुलेट करके पहले निकाल लेते हैं कि इतना मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, इतना इसका चार्ज है पार्टिकल का, और इतना इसका मास है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी का HFO लगाएं कि सेम गैप में पहुंचे, तो इस फ्रीक्वेंसी का HFO हम यहां पे अप्लाई करते हैं। तो चार्ज पार्टिकल की रेडियस कितनी भी हो जाए वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती, वो एग्जैक्टली उसी टाइम गैप में पहुंचेगा जब पोलरिटी चेंज होती है, चाहे इतनी रेडियस हो, चाहे ये रेडियस इतनी बड़ी। ठीक है, तो ये लगातार इस तरह से एक्सेलरेट होता है, और जब इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा सफिशिएंट हो जाती है तो यहाँ पे हम एक विंडो रखते हैं, और उस विंडो से चार्ज पार्टिकल को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ हमारा टारगेट होता है कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना है, उसको आकर के हिट करता है, और हिट करता है, उसकी एनर्जी को हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, ये विंडो होती है। ठीक है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जैसे ही इस d की रेडियस के ऊपर, इसकी रेडियस से बाहर तो जा नहीं सकता है, जितनी इसकी रेडियस होगी, इस d की रेडियस होगी, उतना ही तो चक्कर लगा सकता है, उतनी इसकी रेडियस बढ़ सकती है, और जैसे ही एनर्जी सफिशिएंट हो जाती है तो हम इसको यहाँ पे हिट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब और कुछ इसकी कैलकुलेशन करते हैं, देखो कितनी काइनेटिक, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी कितना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1/2 m v मैक्सिमम स्क्वायर
भाई जहां वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी वही काइनेटिक एनर्जी मैक्स की लगातार क्या चीज बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेशन हो रहा है। अब यहां पे देखो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है क्यू वी बी किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, और आर कितना मैक्सिमम, तो वी भी मैक्सिमम और ये भी मैक्सिमम। भाई जितनी इस डी की रेडियस है आर मैक्सिमम क्या है, रेडियस ऑफ द डी। अब जितनी इसकी डी हो सकती है इससे तो बाहर जा नहीं सकता है, तो ये हमने मैक्सिमम ले लिया। तो जहां पे ये मैक्सिमम होगा क्योंकि मैक्सिमम उतना ही रेडियस के साथ ये घूम सकता है, तो यहाँ एक वी से वी कैंसिल आउट, आर मैक्सिमम कितना आ गया, आर मैक्सिमम या वी मैक्सिमम निकाल ले, वी मैक्सिमम सॉरी वी मैक्सिमम कितना आ जाएगा, वी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्यू बी आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय एम। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्सिमम 1/2 एम और वी मैक्सिमम स्क्वायर, वी मैक्सिमम स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दो तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर, एक एम से एम कैंसिल आउट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो यहां पे देखो रेडियस बढ़ा करके जितनी बड़ी रेडियस की डी लेंगे, जितनी बड़ी रेडियस की डी लेंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी का चार्ज पार्टिकल हमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा। तो ये आजकल जो लेटेस्ट जो साइक्लोट्रॉन है उसकी रेडियस जो होती है 2 किलोमीटर के आसपास होती है। 2 किलोमीटर की रेडियस के साथ जब चार्ज पार्टिकल घूम करके बाहर आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ वो टारगेट को हिट करता है। तो इससे हम एटम की स्टडी कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा साइक्लोट्रॉन होता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के लिए यूज करते हैं। और वो कैसे एक्सेलरेट करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके, ठीक है। और ये पूरा का पूरा हमने डायग्राम